तो चूक हुई या जानबूझकर चूक हुई, दोनों बातें हैं। ठीक है, ये हुई। और उस पर बाहर के कौन लोग इन्वॉल्व थे? डॉक्टर राजकुमार अमिताभ जी, माफ कीजिएगा, एक मिनट। भवानी भट्ट जी, मैं एक सवाल इस ढंग से पूछूंगा। जब तिवारी जी आंध्र में थे गवर्नर, तो आज जिस भूमिका में आप हैं, उस वक्त उनके साथ उस भूमिका में कौन था? देखिए, आपसे अगर मैं इस बारे में मैं अगर आपको उत्तर दूं तो देखिए, जो अभी तो मैं एक परिवार के सदस्य के रूप में माननीय तिवारी जी के साथ में हूं पिछले 6 महीने से। और आपको बताएं कि जो महामहिम राज्यपाल के पद पर जब वो आंध्रा में थे, तो उस वक्त आप को बहुत जानकारी इस बारे में होगी कि वहां एडीसी होते हैं, 2 एडीसी गवर्नर साहब के पास में होते हैं। वो हर जगह का एक नियम अपना है, तो वहां पर भी उनके साथ में एडीसी रहे और पूरा स्टाफ जो प्रोटोकॉल गवर्नर साहब का होता है वो वहां पर रहा। अब उसमें जो तिवारी जी के निजी स्टाफ में लोग रहे, वो लोग उस षड्यंत्र का हिस्सा हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल हो सकते हैं। इसलिए नाम आप नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, नाम आप ले लीजिए, नाम लेने में क्या दिक्कत है? देखिए, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, वो तो ऑन रिकॉर्ड है कि इस वक्फे से, इस अरसे के बीच में कौन कौन से आदरणीय महानुभाव माननीय तिवारी जी की व्यक्तिगत टीम का हिस्सा रहे, वो तो छिपा नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक राजभवन किसी स्टेट का है, वहां की सुरक्षा व्यवस्था इतनी चौकस होती है कि एक वहां पर किसी परिंदा भी पर बिना किसी प्रॉपर तरीके से वहां नहीं मांग। तो अब ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति वहां तक चला जाए और वो शयन कक्ष तक चले जाए, एक नहीं 4-4 लोग चले जाएं, तो कहीं न कहीं ये इसमें। और दूसरी चीज, अगर कोई कहता है कि तिवारी जी नहीं स्वयं इन्वॉल्व थे उस मामले में, तो मैं इसलिए इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं, क्योंकि तिवारी जी भट्ट साहब, बात सवाल सीधा सा है, जवाब सीधा चाहिए। जवाब आपसे लूंगा। डॉक्टर राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप डायरेक्टर हैं एम्स ऋषिकेश के। डॉक्टर साहब, समाचार प्लस पर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, तिवारी जी आपके सुपरविजन में है? हाँ, मैं पिछले 2.5 महीने से माननीय तिवारी जी का इलाज कर रहा हूँ। उनकी सेहत कैसी है अभी? जी, उनकी सेहत अभी कैसी है? देखिए, मैंने जब शुरू में माननीय तिवारी जी को देखा था, व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि खास तौर से, वैसे तो वो राजनीतिक पितामह ही हैं, लेकिन खास तौर से जब उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की बात की जाती है, तो चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो इसलिए मैं विशेष तौर से मैं उनको एज ए फादर फिगर मानता हूं जी। तो नॉट ओनली एज ए डॉक्टर बट उनकी सेहत कैसी है डॉक्टर साहब? हाँ, तो मैं सेहत के बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने उनको पहले देखा था, तो ही वॉज नॉट इन गुड कंडीशन। वो मेंटली इनस्टेबल थे और स्ट्रेस में थे, और मुझे लगता है थोड़ा सा डिप्रेस्ड स्टेज में भी थे। अच्छा, वजह इसकी क्या थी? अब इसकी वजह तो कोई भी मेंटल शॉक या मेंटल जॉल्ट हो सकता है। क्या गैर जरूरी दवाइयां, जिसे हम फॉरेन मेडिसिन, फॉरेन पार्टिकल्स या देशी भाषा में जहर कह सकते हैं, क्या उसका असर उनकी बॉडी पे दिखा? देखिए, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि कोई भी दवाई जो लिखी जाती है उसमें कभी जहरवाद वाली दवाई कोई लिख के तो नहीं देगा। हाँ। तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि उनको मेडिकली कोई ऐसी दवा दी गई थी, बट ये मैं जरूर जानता हूं कि जो मैंने देखा उनको मेडिकली, हाँ, और उनका न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट जब मैंने किया, हाँ, शुरू में, हाँ, तो मेंटल स्टेटस उनका स्टेबल नहीं था और अच्छा, वो डिप्रेस स्टेज में थे और स्ट्रेस में थे। मुझे बताइए अगर तिवारी जी की उम्र के किसी व्यक्ति को जो तरह तरह की बीमारियों से, रोगों से ग्रसित हो, अगर उसे जरूरत से ज्यादा नींद की गोलियां वो दी जाएं, या जो जिस मॉलिक्यूल की जरूरत बॉडी में जितनी है उससे ज्यादा दी जाए, तो नुकसानदायक होगी? सर्टेनली नुकसानदायक होगी। एक चीज मैं आपको यहाँ पे मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बता दूं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, हाँ, वैसे वैसे दिमाग भी सिकुड़ता जाता है, हाँ, और दिमाग की जो कैपेसिटी होती है वो भी थोड़ा कम होती जाती है। एक टर्म होता है दिमाग की इलास्टेंस, वो थोड़ी सी बढ़ती जाती है, मतलब रिजिडिटी दिमाग की बढ़ती जाती है, दिमाग थोड़ा श्रिंक भी होता जाता है। हाँ। लेकिन तिवारी जी को जो मैंने अभी पिछले 2.5 महीने में देखा है, हाँ, तो मेडिकल पैरामीटर के हिसाब से अभी इस समय, पहले उस समय तो बहुत इनस्टेबल थे, लेकिन अभी जो मेमोरी की जहां तक मैं बात करता हूं, मेमोरी के 3 कंपोनेंट होते हैं जी, इमीडिएट रिकॉल, रिसेंट मेमोरी और पास्ट मेमोरी। उनकी तीनों मेमोरी इस समय इंटैक्ट हैं
और उनका सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है इस बीच में। मैं नहीं जानता हूं, मुझे लगता है कि प्रोबेबली इट मे बी ऑन अकाउंट ऑफ डिप्रेस साइकोलॉजी जी ही हैज सफर्ड अ लॉट। अच्छा डॉक्टर साहब मैं बहुत देशी भाषा में बहुत सीधे सपाट शब्दों में एक चीज पूछना चाहता हूं। जो लगातार कहा जा रहा है कि एक्सेसिव ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इनटेक करने की वजह से डॉक्टर एनडी तिवारी जी के बॉडी में एक जहर जैसी, स्लो पॉइजन जैसी स्थिति निर्मित हुई। क्या आपकी मेडिकल जांच में ये बात साबित हुई? देखिए, इसके लिए तो मुझे बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा और मुझे दोबारा इस एंगल से मैंने बहुत ज्यादा स्टडी तो नहीं किया, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूं कि उनको बहुत सारी दवाइयां चल रही थी। अच्छा। और मुझे लगता है कि इतनी एक्सेसिव मेडिकेशन की जरूरत इस एज में बहुत ही जुडिशियसली करनी पड़ती है। तो मैं किसी के ऊपर चार्ज बिना प्रॉपर रिवेल्युएशन किए नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि साइकोलॉजिकली ही वाज डिप्रेस्ड एंड ही वाज लिविंग ए लाइफ ऑफ स्ट्रेस, और इसलिए उनका जो कंसंट्रेशन था, और एक टर्म होता है अटेंशन स्पैन, मतलब किसी चीज पे लगातार अटेंशन के, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, तो मैं जानता हूँ क्या सब्जेक्ट है और मेरा अटेंशन सिर्फ आपकी तरफ रहेगा। ठीक बात है। तो उनका अटेंशन स्पैन डिस्टर्ब था, इसलिए जो है वो सब्जेक्ट से थोड़ा सा हट जाते थे जब मैंने देखा था। अच्छा। और उनका अटेंशन स्पैन, और एक टर्म होता है उनकी जो अलर्टनेस थी, हाँ, वो अलर्टनेस भी अच्छी नहीं थी। नहीं, मैं आपसे सिर्फ यही तो पूछ रहा हूं कि ये जो कंडीशन थी, जो आप बता रहे हैं, कंडीशन जो लक्षण बता रहे हैं, ये उनकी उम्र के दबाव की वजह से थी या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एक्सेसिव कंजम्पशन की वजह से थी? देखिए, ये मैंने आपसे पहले ही कहा कि उम्र के हिसाब से हर व्यक्ति में ब्रेन में सारे चेंजेस वही नहीं आते हैं, जो एक को आते हैं वो दूसरे को नहीं आते। और जहां तक मैंने उनकी हायर फैकल्टी की बात की, वो बहुत ही ज्यादा इंटैक्ट है इस समय, और उनकी मेंटल कैपेबिलिटी अनक्वेश्चनेबली बहुत अच्छी है आज की तारीख में। डॉक्टर साहब, तो जी डॉक्टर साहब एक छोटा सा सवाल लेमैन की तरह, जी, मैं क्योंकि इस विधा को तो मैं जानता नहीं, जी, एक सक्रिय सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को, जी, उसकी उम्र भले ही 84 साल, 85 साल, 90 साल हो, जी, अगर आप सुबह, दोपहर, शाम और रात चारों वक्त नींद की गोली देंगे, जी, तो वो तो जब तक रहेगा अर्धचेतन अवस्था में रहेगा, जगे या सोए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल आपने सही कहा है। उससे कई सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं। एक तो दिमाग जो है वो सप्रेस हो जाता है, थॉट्स प्रोसेस स्लो हो जाती है, और मेमोरी भी डिटीरिएट होने लगती है, आदमी का कंसंट्रेशन भी लॉस होता है, और इस तरह के कई सारे जो थॉट प्रोसेस है, खासतौर से रीजनिंग भी कई बार कंप्रोमाइज होती है। तो मैं सर्टेनली ये कह सकता हूँ, मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूँ, कारण कुछ भी हो, लेकिन उनका हायर मेंटल फंक्शन जिस तरह का आज मैं देख रहा हूं वैसा नहीं था। डॉक्टर साहब, इसको अगर सरल भाषा में कहें तो सुबह, दोपहर, शाम अगर आप रात में नींद की गोली किसी को दें, तो उस आदमी का दिमाग 24 घंटे सुन्न रहेगा। मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मतलब मेडिकल भाषा कुछ हो, लेकिन इसका हिंदी में सरल भाषा, देशी भाषा का अर्थ ये हुआ कि उसका दिमाग सुन्न हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति चली जाएगी। आप मोटी भाषा में कह रहे हैं। एज ए मेडिकल मैन, एज ए न्यूरो सर्जन, शायद मैं इसको उतनी सरलता से नहीं कह पा रहा हूं जो आप कह रहे हैं, लेकिन इसका कोनोटेशन जो है मोटी भाषा में यही हो सकता है। उसके कारण चाहे दवाइयां रही हों या और कोई फैक्टर रहे हों। जी रशीद मसूद साहब, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है, ये अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि एनडी तिवारी जैसे इतने बड़े कद के राजनेता के खिलाफ उन्हीं के साथ, उनके घर में हमेशा मौजूद व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इतनी बड़ी साजिश करेगा। कोई आभास? देखिए, मुझे तो ये बात करते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, इसलिए कि इतनी बड़ी शख्सियत है एनडी तिवारी की, मेरे फादर के साथियों में है। मैं उनकी बेतहाशा इज्जत करता हूं कि पिछले 2-3 साल से वो किसी न किसी कंट्रोवर्सी में ऐसे फंसे रहे हैं, और आज ये कंट्रोवर्सी के अंदर एक नया वो कर दिया है, शुरू हुआ है, जो आज के आपके इस पे बहस हो रही है। अभी डॉक्टर साहब की बात मैं सुन रहा था, 2-3 बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। एक तो साजिश का एंगल मेरी इसलिए नहीं समझ में आता है कि एनडी तिवारी साहब को किसी से कोई खतरा हो नहीं सकता था, पॉलिटिकल लोगों को। तो कोई पॉलिटिकल इसमें कोई साजिश होगी, ऐसा बिल्कुल मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। जहां तक ताल्लुक है, अभी कुमार साहब, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन
पोजीशन में थे, कंडीशन में थे मेंटल, तो आप अंदाज कीजिए कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट और फिर मुसलसल एक पेरेंटेज के बारे में एक झगड़ा चलता रहा है, उसके बाद कितना मेंटल टेंशन तिवारी जी को रहा होगा और उसका इम्पैक्ट कितना दिमाग पर उनके पड़ा होगा और उनकी कैफियत पर पड़ा होगा। तो मैं ये नहीं समझता हूं कोई साजिश इसमें होगी। हाँ। मैं इसको तो कतई मानने को तैयार नहीं हूं। क्या आप ये और अगर साजिश होगी तो पॉलिटिकल नहीं होगी। ये हो सकता है कि कुछ लोगों का फाइनेंस। मसूद साहब जी, मसूद साहब, अभी भवानी भट्ट कह रहे थे, मसूद साहब अभी भवानी भट्ट कह रहे थे, जो इस वक्त तिवारी जी की देखरेख कर रहे हैं, उनके विशेष कार्याधिकारी हैं जी, तो वो कह रहे थे कि जब राजभवन में थे आंध्रा में नरेंद्र जी, तो उनको नींद की गोली सुबह ही नाश्ते में भी दे दी जाती थी। अब आप और उस 80 उम्र के 8वें देखिए एक से मैं अपनी बात हो सकता है हुजूर, देखिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 80 साल के ऊपर की उम्र के आदमी को आप सुबह दोपहर शाम नींद की गोली खिला के उससे गवर्नरी करवाएंगे? तब तो आप चाहे दस्तखत करवा लीजिए, चाहे जिस कागज पर करा लीजिए। क्यों अकेले नरेंद्र तिवारी? किसी से भी करा सकते हैं आप। अरे जवान आदमी को भी ये जवान आदमी जो आप सनसनी पैदा करना चाह रहे हैं इसमें, जी सुन लीजिए, ये मेरी समझ में नहीं आया कि इस टोटल डिस्कशन के पीछे मतलब क्या है। अगर ये शक है भवानी जी को कि कोई साजिश थी, हालांकि उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि ये भूल में भी हो सकता है, क्योंकि मैं अपने आप को बता दूं, मैं उसमें अपोलो में दाखिल हुआ। अपोलो से ज्यादा बेटर सोचते हैं कि लोग ट्रीटमेंट नहीं हुआ। जब मैं वहां से आया तो उसके बाद मैं फिर मैक्स उसमें फोर्टिस में गया और फोर्टिस में देखा तो जो दवाइयां मुझे दी जा रही थी वो शुगर की इतनी दवाइयां दी जा रही थी जो नहीं दी जानी चाहिए थी। अब मैं कहने लगूं कि इसका भी डॉक्टरों का मतलब साजिश थी, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने अनजाने तौर पर मुझे ये सब दवाइयां दी और फिर डॉक्टर साहब ने उनको चेंज कर दिया। तो ये मतलब ये कि कोई जरूरत नहीं है, और अगर कोई साजिश है तो उसके फिर इंक्वायरी की मांग होनी चाहिए। ये एक जो तमाशा सा बनाया दिया गया है तिवारी जी का, ये मैं इससे बहुत दुखी हूं। तिवारी जी एक बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेबल आदमी हैं और चूंकि मेरे फादर के दोस्तों में हैं तो मुझे इसलिए उनके बारे में जब ये चर्चाएं होती है इस तरीके की तो बड़ी तकलीफ होती है। मसूद साहब, इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें इंक्वायरी हो जानी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल बहुत संजीदा बात कही मसूद साहब। आपने बहुत सीधी कहे कि साहब ये आपने बहुत संजीदा बात कही, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, अभी कुछ वक्त पहले नरेंद्र तिवारी ने एक विज्ञप्ति जारी करके अपने दस्तखत से यह कहा था कि मेरे अति विश्वस्त निकटवर्ती लोगों ने मेरे खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र किया, इसलिए यह सवाल पैदा हुआ, अन्यथा यह सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, वो देखिए मैं कह रहा हूं, मैंने कहा है कि यह हो सकता है कि पॉलिटिकल साजिश तो इसमें बिल्कुल नहीं हो सकते, इसलिए कि कोई उनके ऐसा खतरा किसी को नहीं था कि तिवारी जी जो पॉलिटिकल आदमी हो। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कि जो उनकी जायदाद उनका जो सरमाया है वो हासिल हो सकता हो उनको इस तरीके से करके, या उनसे कोई और बेनिफिट हो सकता हो, जो उनके करीबी लोग हो सकते हैं, पर्सनल लोग हो सकते हैं, वो ये कर सकते हैं। इसमें इंक्वायरी अगर हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई शक है कहीं इस तरीके का तो इसमें इंक्वायरी की मांग की जाए, बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि मैं इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं देखता हूं, पॉलिटिकल कोई साजिश है। जी भवानी भट्ट साहब, आखिरकार आपको ये आभास कब हुआ कि ये सब गड़बड़ झाला चल रहा है? तिवारी जी की हस्ताक्षरित उस चिट्ठी के बाद या फिर कभी और? मैं अमिताभ जी, मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहूंगा, बड़े रशीद मसूद साहब का बड़ा सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि ये जैसा कि मसूद साहब ने कहा कि तिवारी जी का वो विवाद चल रहा था, तिवारी जी का मुकदमा तिवारी जी का चल रहा था, तिवारी जी उसकी वजह से हो सकता है दिमागी रूप से उनको तकलीफ होती हो और उसके कारण ऐसा रहा हो। लेकिन मैं एक यहां पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब ये मुकदमा जो ये जिसकी बात आप मसूद साहब भी कर रहे थे, 2008 से मुकदमा चला,
तो तिवारी जी को तो जब तिवारी जी, आपको आश्चर्य होगा जानकर, जब तिवारी जी का डीएनए का सैंपल लेने तिवारी जी के आवास पर जब लोग पहुंचे तो तिवारी जी को ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या है, क्यों है? तो आप ताज्जुब करेंगे, मैं जो बात कह रहा हूं ये तथ्यहीन बात नहीं, मैं आधारहीन बात नहीं कर रहा, मैं स्वयं इस बात को करीब से देखा है, महसूस किया है, जाना है, उसके बाद ये बात